एक दौर ऐसा भी था जब लोग अपने घरों से बाहर सोते थे। घरों में अक्सर ना तो दरवाजा होते थे और ना ही घरों पर ताले लगे होते थे। हालांकि जो घरों में महिलाएं होती थी, बच्चियां होती थी, वो जरूर घर के अंदर ही सोया करती थी, लेकिन पुरुष जो होते थे वो घर के बाहर सोते थे। ऐसी ही एक कहानी है जिसमें दो सगे भाई होते हैं। एक भाई की उम्र लगभग 10 साल के आसपास होती है और दूसरे भाई की उम्र होती है लगभग 14 साल के आसपास। घर के ठीक सामने एक बस खड़ी हुई होती है। दोनों भाई फैसला करते हैं कि आज बस की छत पर जाकर सोएंगे। दोनों ही भाई आराम से बस की छत पर जाकर सो जाते हैं और जब सुबह उनकी आंखें खुलती है तब वहां शोर मच रहा था, चीख पुकार ये सब मच रही थी। पता चलता है कि घर के अंदर सोए हुए जितने भी सदस्य होते हैं सभी का कत्ल हो जाता है। यदि वो दोनों बालक भी अगर उस घर के अंदर सो रहे होते तो शायद वो भी मारे जाते, लेकिन वो इसलिए बच जाते हैं क्योंकि वो घर के बाहर खड़ी हुई उस बस के ऊपर जाकर सो रहे थे। फिर यहाँ पुलिस आती है और पूरा घटनाक्रम का खुलासा होता है। इस घटनाक्रम को लगभग 24 साल का समय बीत चुका है, लेकिन 24 साल के बाद भी जब लोग इस घटना को याद करते हैं तो सिहर जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक शहर है इटावा, और इटावा शहर के अंदर एक बस स्टैंड है और बस स्टैंड के पास से ही एक घर में चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। ये तारीख थी 27 जुलाई 2002 और सुबह के लगभग 4 बजे का समय था। इन चीखों को सबसे पहले पास में रहने वाले मोहम्मद फारूक ने सुना। जैसे ही वो जागते हैं और उठते हैं और आवाजों की दिशा में बढ़ते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि आवाज उनकी ही सगी भतीजी रोशन आरा के घर से आ रही है। वे दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियों से झांकने की कोशिश करते हैं तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में चाकू होता है और वो लगातार किसी पर ताबड़तोड़ वार कर रहा होता है। फारूक हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। वे तुरंत वहां से भागकर अपने भतीजे के पास पहुंचते हैं और मोहम्मद यासीन को बताते हैं कि तुम्हारी बहन पर हमला हो गया है। यासीन तुरंत अपने भाइयों तहसीन और वसीम को साथ लेकर मौके पर पहुंचता है। जैसे ही वो लोग घर के पास पहुंचते हैं, दरवाजा खुलता है और सामने वही शख्स निकलता है जिसके हाथ में खून से सना बड़ा चाकू होता है। अब जिसके हाथ में चाकू था वो सबको धमकाते हुए कहता है कि मेरा पीछा मत करना वरना अंजाम जो है वो बुरा होगा, और वहां से वो फरार हो जाता है। इसके बाद जब परिवार वाले घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जो दृश्य उनके सामने होता है उसे देखकर हर कोई दहशत में आ जाता है। घर के अंदर मोहम्मद यासीन की बहन रोशन आरा की लाश पड़ी होती है, जिसकी उम्र करीब 32 से 33 साल होती है। उसके शरीर पर चाकू के कई गहरे वार होते हैं। उसकी सबसे बड़ी बेटी रोबीना जो कि 11 साल की होती है, फिर शबीना 9 साल की, मदीना 7 साल की, नगीना 6 साल की और सबसे छोटी अल्फिया 2 साल की। इन पांचों बच्चियों को भी उसी बेरहमी से मार डाला गया था। पूरा घर खून से लथपथ हो गया था और हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी लोगों को याद आता है कि घर में 2 लड़के भी हैं, जाहिद और जावेद। जाहिद की उम्र करीब 14 साल और जावेद की उम्र करीब 10 साल होती है। जैसे ही लोग उन्हें ढूंढते हैं तो पता चलता है कि दोनों बच्चे घर के सामने खड़ी बसों की छत पर सो रहे हैं। शोर सुनकर उनकी नींद खुलती है और वे नीचे झांककर पूछते हैं, क्या हुआ मामू? फिर उन्हें नीचे बुलाया जाता है और गले लगाकर संभाला जाता है, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं जाने दिया जाता। इसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और तुरंत पुलिस को सूचना दी जाती है। लोग कोतवाली पहुंचते हैं और जो कुछ उन्होंने देखा था सब बयान कर देते हैं। तभी पुलिस पूछती है, क्या तुम इसी बैठे व्यक्ति की बात कर रहे हो? और सामने वही शख्स बैठा होता है, जफर अली, जो कि उस घर में उस वक्त मौजूद था चाकू लेकर। जफर अली जो इस परिवार का मुखिया होता है, वही इस हत्याकांड का आरोपी बनता है। बताया जाता है कि वो शिकोहाबाद का रहने वाला था और ऑटो चलाकर अपने परिवार का खर्च चलाता था, लेकिन उसकी आमदनी बहुत कम थी और परिवार बड़ा था। घर में अक्सर पैसों को लेकर झगड़े होते थे, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थी और छोटी छोटी बातों पर विवाद बढ़ जाता था। 27 जुलाई 2002 की सुबह जो चीखें सुनी गई वो दरअसल उसी पारिवारिक तनाव का खौफनाक अंजाम था। एक व्यक्ति ने अपने ही घर में अपनी पत्नी और 5 मासूम बेटियों की बेरहमी से हत्या कर दी। अगर उस रात दोनों बेटे उसके उस बस की छत पर ना सो रहे होते तो शायद वो भी इस हत्याकांड का शिकार हो गए होते। अब ये घटना पूरे इलाके में सनसनी बन गई और हर कोई यही सोचने पर मजबूर था कि आखिर कोई बाप इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला तेजी से आगे बढ़ता है और पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है। जफर अली से पूछताछ की जाती है और उसके खिलाफ जो सबूत सामने आते हैं वो बेहद चौंकाने वाले होते हैं।
पुलिस के मुताबिक ये पूरा हत्याकांड कोई अचानक हुए गुस्से का परिणाम नहीं था, बल्कि लंबे समय से चल रहे घरेलू विवाद और आर्थिक तंगी का नतीजा था। घर में आए दिन झगड़े होते थे, कभी बच्चों की पढ़ाई को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, तो कभी खाने पीने की छोटी छोटी जरूरतों को लेकर। विवाद इतना बढ़ जाता था कि बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। धीरे धीरे यही तनाव एक ऐसी आग बन गई जिसने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। मामला अदालत में पहुंचता है और सुनवाई शुरू होती है। गवाहों के बयान, घटनास्थल से मिले सबूत और पुलिस की चार्जशीट, इन सबको ध्यान में रखते हुए अदालत इस निष्कर्ष पे पहुंचती है कि जफर अली इस हत्याकांड का जिम्मेदार है। फिर 14 जुलाई 2003 को निचली अदालत के जज इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर श्रेणी में रखते हुए फैसला सुनाते हैं कि जफर अली को फांसी की सजा दी जाए। जज साफ शब्दों में कहते हैं कि इसे तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक इसके प्राण ना निकल जाए, लेकिन कानून हर आरोपी को अपील का अधिकार देता है। जफर अली भी इस अधिकार का इस्तेमाल करता है और हाई कोर्ट में अपील करता है। 27 जून 2004 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है। हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता है और फांसी की सजा को सही ठहराता है। इसके बाद जफर अली सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है, लेकिन वहां भी उसे कोई राहत नहीं मिलती। इसके बाद आखिरी उम्मीद बचती है राष्ट्रपति के पास दया याचिका। जफर अली राष्ट्रपति के पास अपील करता है कि उसकी सजा को कम कर दी जाए, लेकिन 3 अप्रैल 2013 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उसकी दया याचिका को खारिज कर देते हैं। अब ऐसे लग रहा था कि जफर अली की फांसी तय है और कभी भी उसे सजा दी जा सकती है। बताया जाता है कि आगरा जेल में उसकी फांसी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। हर दिन वो अपनी आखिरी घड़ी का इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी एक बार फिर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पूर्ण विचार करता है और एक बड़ा फैसला सुनाता है। जफर अली की फांसी की सजा को अब उम्र कैद में बदल दिया जाता है। ये फैसला कई लोगों के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था उसे अब मौत की सजा नहीं बल्कि उम्र कैद दी गई थी। फिर समय बीतता है और इस घटना के 2 सबसे अहम गवाह जाहिद और जावेद अब बड़े हो चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जाहिद अपने दादा के पास रहकर बड़ा हो रहा था और जावेद अपनी ननिहाल में पढ़ा लिखा होता है। दोनों की जिंदगी को उस एक रात ने हमेशा के लिए बदल दिया था। दूसरी तरफ जाफर अली अपनी सफाई में एक अलग कहानी भी यहाँ पे पेश करता है। वे कहता है कि जिस रात ये हत्याकांड हुआ था वो घर पर था ही नहीं। उसका दावा था कि वो शिकोहाबाद से आगरा के लिए सामान लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसका टेम्पो खराब हो गया। वह इकराम नाम के एक व्यक्ति की दुकान पर रुक गया और वहीं रात गुजारी। सुबह जब वो घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी और बेटियों की लाश देखी और खुद ही पुलिस के पास पहुंच गया। उसने आरोप लगाया कि उसके ससुराल वालों ने ही ये हत्या की है, लेकिन अदालत ने उसकी इस दलील को खारिज कर दी। पुलिस और गवाहों के बयान, घटनास्थल के सबूत और उसके व्यवहार, इन सबको देखते हुए अदालत ने ये मान लिया कि वही इस हत्याकांड का असली दोषी है। यही वजह रही कि उसे पहले फांसी की सजा सुनाई गई और उसके बाद उसे उम्र कैद में बदल दिया गया। आज भी ये घटना लोगों के जहन में जिंदा है। 24 साल बीत जाने के बाद भी जब इस कहानी का जिक्र होता है तो लोग सिहर उठते हैं। ये सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस दर्द की कहानी है जो गरीबी, तनाव और गुस्से से पैदा होती है। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कभी कभी छोटी छोटी समस्याएं अगर समय रहते हल ना की जाए तो वो एक भयानक रूप ले सकती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आपको ये समझाना है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन किसी भी हल में इंसानियत नहीं खोनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर इंसान अपना आपा खो देता है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं, ये इस कहानी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।